गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उनके बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। क्या बातें हुई, किस हवाले से हुई, क्योंकि जब से यूक्रेन और रशिया का इशू क्रिएट हुआ ऑलमोस्ट 2 महीने होने को है। तो उससे पहले तो खैर बातचीत रही है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में ये पहली उनकी मीटिंग है। इसके साथ-साथ जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह साहब की भी मुलाकातें हुई हैं जनरल ऑस्टिन और एंथोनी ब्लिंकन साहब से। क्या इनके अंदर क्या मतलब डिस्कशन हुई, क्योंकि क्वाड के मेंबर होने के साथ-साथ और भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के। एक 2 जगहों पे मुझे ये खबर पढ़ने को मिली कि वहाँ पर उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जयशंकर साहब से और राजनाथ सिंह साहब से उन्होंने एंथोनी ब्लिंकन साहब ने बात की। क्या बात हुई और इसके पीछे असल कहानी क्या है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज इसके ऊपर बिल्कुल हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब ने। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। एक तो थोड़ा-सा जो वर्चुअल मीटिंग हुई मोदी जी वर्सेस जो बाइडेन साहब, एक तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ब्रीफ कर लीजिएगा और फिर आगे जाके फिर ये दूसरा इश्यू जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये उन्होंने इश्यू उठाया, मुद्दा उठाया अपनी मीटिंग में? जी। फ़खर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, देखिए ये जो मीटिंग हुई है, जो 2+2 हुआ, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा 2+2 शेड्यूल था, ऑन शेड्यूल हुआ। ओके। काफ़ी ये अटकलें थे, काफ़ी कवायदें लगाई जा रही थी कि शायद ये 2+2 डिले होगा या पोस्टपोन होगा, पर 2+2 नहीं हुआ। 2+2 से पहले एक चीज़ क्या हुई कि मोदी जी की प्रेज़िडेंट बाइडेन से मीटिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, जी। और इतने में डॉक्टर जयशंकर, और ये आपको समझना होगा कि ये मीटिंग पहले होती है। कुछ घंटे पहले डॉक्टर जयशंकर और राजनाथ सिंह जी वहाँ पहुँचे जनरल ऑस्टिन और एंथोनी ब्लिंकन साहब से मिलने, जो 2+2 का फॉर्मेट है। ओके। अब इसमें क्या है कि काफ़ी अटकलें ये लगाई जा रही थी फ़खर भाई कि ये रशिया यूक्रेन के कारण इंडिया और यूएस के रिलेशनों में तनाव आ गया, रस्साकसी आ गई है। भाई हर जितने भी यूएस के पार्टनर या दोस्त या अलाइज़ है वो उसके पीछे खड़े हैं। एशिया में अगर पार्टनर या अलाइज़ या जो भी एक एसोसिएट्स की बात करें, तो एक इंडिया उनके पीछे नहीं खड़ा, चाइना उनका एडवर्सरी, चाइना हमारा भी एडवर्सरी है, खैर चाइना उनके पीछे खड़ा होगा नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। बहुत जल्दी ये रियलाइज़ किया गया, यार ये रशिया और यूक्रेन के पीछे अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको दरकिनार किया जाए। और इसीलिए मोदी जी की जब जो बाइडेन साहब से बात हुई, तो आपको पहले पता होगा ये एक यूएसए के एक डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह साहब आए थे, है तो वो अमेरिकन, नाम इंडियन है बस। जी, जी, बिल्कुल। कुछ डराने-वराने यहाँ आए थे, कुछ इनके एक दोस्त कांग्रेसमैनों ने इधर-उधर बयान-वयान दिए थे। पर जब उन्हें लगा भाई इंडिया में इन बयानों का, इस डर का, डराने का, इस धमकी का कोई फ़र्क नहीं हुँ। पड़ रहा, क्योंकि मुझे याद है जब दिलीप सिंह साहब यहाँ थे, तो उन्होंने बोला भाई अगर चाइना कोई हमाकत करेगा तो रशिया आपकी मदद करने नहीं आएगा। पता नहीं उनको रशिया और चाइना के बारे में इतना कैसे पता, एनएसए वो अमेरिका के। ये भी उनके पास भी कोई जिन-विन आ गए हो, क्योंकि जिनों का आजकल बड़ा प्रचलन है। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों की तरफ भी जिन आ गए। मतलब वो अमेरिकन है भाई साहब, वो इंडियन आपके हैं। उनका पासपोर्ट राइट। अमेरिकन है, वो पूरे अमेरिकन है। जी, जिसका जी, पासपोर्ट अमेरिकन है, रूट तो कोई भी हो सकता है। बाय बिल्कुल। दैट लॉजिक कोई अमेरिका का तो है ही नहीं, हर कोई बाहर से ही आके इमिग्रेट होके वहाँ बसा है। एग्री। तो अब वो आए, तो अब वो वापस चले गए। उसके 2 घंटे बाद निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्लियर बोला वी विल बाय रशियन ऑयल। क्लियर कर दिया, हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, आप टेंशन ना लें। फिर उनको लगा यार ये मसला कुछ ज़्यादा खिंच गया। अब जो हुँ। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, जिसमें क्वाड आता है, कोविड-19 आता है, इकोनॉमी आती है, पीपल टू पीपल कनेक्ट आता है, फ्री एशिया पैसिफिक आता है, चाइना को जी, काउंटर करना है, इंडो पैसिफिक कमांड जो है, जी। जो वो है, ये सारी जो बड़े मसले हैं। और आने वाले टाइम में हमें क्या पता फ़खर भाई कौन सा नया वायरस कौन किस लेबोरेटरी में बना रहा हो चाइना की। ऐसे भी बिल्कुल। मसले बोले भाई, ये जो रशिया चाइना, ये जो रशिया और ये यूक्रेन वाला मसला, इसके आसपास रिलेशन को खराब ना किया जाए। इसलिए क्या बिल्कुल। हुआ, मोदी जी की बात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन साहब से, और उन्होंने क्लियर बोला देखिए, हमने दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना दोनों को अपोज किया। हम तो शुरू से आज भी यही कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप पीस, वी शुड देयर शुड बी सीज़ फायर एंड इमीडिएट पीस कह रहे हैं। मैंने लेविन्स्की साहब से भी बात की है, मैंने पुतिन साहब से भी बात की, और मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया था कि आप दोनों आपस में डायरेक्ट बात कर लें और इस मसले को सुलझाए। पीस इज द प्रायोरिटी। कह रहे हमने सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन भेजा दुनिया में भी, इतना किसी ने नहीं भेजा। जी। हम अगर रशिया को भी मदद होगी वो भी करने को तैयार है। हम इसमें किसी का साइड लेके कोई मसला बढ़ाना नहीं है, मसले को खत्म करना है।
जो आप जानते हैं वेस्ट की कवायद है नहीं मसले को खत्म करने की। जी, जी। तो जनता पे 4 चीज़ें चलती रही, अभी सुना मैं ब्रिटिश ने कुछ हथियार भी दिए हैं। अब वो कह रहा है कि देखिए आप आज आप देखिए वो क्या जगह है वो बादशाह या कुछ मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। जी। अच्छा मतलब एन ऑलमोस्ट जेनोसाइड हो गया। अब मेरोपोल में वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे कुछ हज़ारों लोग मरे हैं। मतलब मर तो लोग रहे हैं ना रोज़, हज़ारों लोग मरे हैं, मर रहे हैं, हज़ारों की गिनती हो रही है फ़कर भाई। आज हज़ारों में गिनती हो रही है, हुँ, इतने हज़ार हुँ। मरे, इतने हज़ार मरे और यहाँ पे ये जो विनाश का तांडव है ये जारी है। हथियार भेजो, लड़ाई चलती रहेगी, लोग जी, मरते जी। रहेंगे। अब आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ, सीरिया में हाँ, यही बिल्कुल। हुआ। अब हथियार जब तक आते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। हमने बोला बेशक। हथियार बंद करो, पीस लाओ। तो यही प्रेज़िडेंट साहब को समझाया गया मोदी जी के द्वारा और वो माने और फिर 2-3 जो अहम बातें ये निकली 2+2 में, आज जो फिर अपने जो फ़ॉर्मेट था, जी, जयशंकर जी, राजनाथ जी, एंथनी ब्लिंकन, जनरल ऑस्टिन ये मिले, बातचीत हुई। जी। एक फ़ॉर्मेट में ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई पाकिस्तान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ये राइट। क्लियर मतलब लिख के आया, हाँ, पाकिस्तान का सॉइल यूज़ हो रहा है और इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए, करवाना चाहिए। ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आई है। जी, जी। दूसरी स्टेटमेंट बाकी जो इकोनॉमिक है, देखिए इस मीटिंग के करीब 30 एजेंडाज़ थे। 30 एजेंडाज़ पे डिस्कस हुआ, कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऑलराइट। बात इसमें ये एंथनी ब्लिंकन साहब ने भी बोला भाई वी हैव बीन वाचिंग द ह्यूमन राइट्स हैज़ काइंड ऑफ गॉन डाउन इन सम एरियाज़ ऑफ हुँ, इंडिया। ऐसा हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ, ह्यूमन राइट्स का एक उन्होंने दिया। अब फ़खर भाई देखिए, ह्यूमन राइट्स एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हुँ, अब ह्यूमन राइट्स का कोई बैरोमीटर तो होता नहीं। हुँ। अगर आप या तो ह्यूमन राइट्स की बात करें, आप बिल्कुल करें विद फैक्ट, फिगर एंड डाटा। भई पहले इतना था, अब हुँ, इतना हो गया, इस इतना था। बहुत स्पेसिफिक चीज़ करें। अगर हम बोलते हैं भाई पाकिस्तान में कन्वर्जन हो रहे हैं, हम बोलते हैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने खुद बोला 1000 लड़कियों को तो कम से कम फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है हर ठीक, साल। उस राइट। उसको कोट करते हुए, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेते हुए, हम बोलते हैं जी हिंदुओं की आबादी इतनी थी, आज इतनी है। हुँ, इट इज़ ऑल मैथमेटिकली काइंड ऑफ वैलिडेटेड। अब ऑलराइट। आप जानते हैं अब ये सब्जेक्टिव वाली चीज़ है तो उन्होंने एंथनी ब्लिंकन साहब ने वी आर वाचिंग पर उन्होंने कोई इंसिडेंट, कोई चीज़, कोई डाटा, सु कोई सुमित जी, नैरेटिव एक 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 वीडियो मुझे मतलब किसी इंडियन दोस्त ने भेजी हुई थी और मैंने आपसे शायद शो से पहले मैंने आपसे ज़िक्र भी किया, ये अपने व्यूअर्स को भी सुनाते हैं और मेरे ख़्याल आपकी मेरी थोड़ी-सी बातचीत भी उस पे हुई थी। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा भी कि मतलब अभी कुछ दिन पहले कहा कि शवाल वज़ीरिस्तान का एक इलाका है कि वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ इमरान खान साहब के जाने के बाद। हालाँकि वो खबर झूठी थी। ये वीडियो और ये इसमें मोदी जी से कुछ चीज़ें, कुछ सवालात कर रही है खातून। 1 जी, मिनट में बस ये एक पॉइंट रह गया था वो प्लीज़ खत्म सर, कर प्लीज़, प्लीज़, तो प्लीज़। अब इन्होंने ये जो कही अब अगर मैं अब देखिए क्या होता फ़खर भाई, अमेरिका हमेशा एक लिवर अपने पास रखता, 2 लिवर किसी के जी, जी। अगेंस्ट, ह्यूमन राइट जी, और जी। डेमोक्रेसी। इसके नाम पे ना वो कहते हैं ना वो जैसे जेम्स बॉन्ड में होता है ना लाइसेंस टू किल। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसीज के नाम पे इन्होंने कुछ मिलियन लोग मारे दुनिया में बमबारी करके। गुantanamo बे में क्या भजन होते थे? गुantanamo बे इराक में, इराक में क्या होता था? सद्दाम हुसैन की ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? जहाँ आप लीबिया में। लीबिया में जहाँ आपने 50 कंट्रियों में बॉम्बिंग की है आज तक, जी, जी, बिल्कुल। कौन बार आपने बॉम्बिंग की है? पिछले 33 कंट्री में उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? एक लेकिन तो मुसीबत ये कि सुमित भाई, हम भी कभी इकट्ठे नहीं होते इस चीज़ के ऊपर कि भई क्यों ऐसा होता है? हम भी मुसीबत ये है कि मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और सबकी है, मतलब ओवरऑल दुनिया का ये हमने एक दस्तूर बना दिया है कि हमें अगर किसी से फ़ायदा है तो हम कहते हैं ठीक है, ये कुछ भी कर रहा है। इराक के ऊपर इराक वाले बेचारे आज तक मर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो 1 मिलियन मार दिए तो उसके बाद वो उनकी अफ़गानिस्तान बड़ी देखिए मतलब अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है। आप अफ़गानिस्तान देखिए, एग्जैक्टली exactly. अफ़गानिस्तान में क्या और हुआ? मैं यही मेरा सवाल ये कि हम तो खैर कभी ये मतलब हम लोगों की मुसीबत ये है एज इंसान हमने कभी इस चीज को नहीं लिया, अगर लेते तो फिर शायद अमेरिका ये ना आपसे कहता ना हमसे कहता। हालांकि गलत हर जगह गलत है, वो पाकिस्तान में भी गलत को गलत कहना चाहिए, हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी, लेकिन ये जी फ़खर जी भाई क्या करते हैं ना, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। या तो ये कोई एक इंसिडेंट उठाए, कोई एक चीज़ उठाए, उसको बताए भई पहले ये था, ये था, ये था, तो हम बात मान ये मेरे ख्याल में एक जो अभी रिसेंटली जो अभी संडे को त्योहार था, एक हुँ, रिलीजियस त्योहार था जी, हिंदुस्तान का हिंदू त्योहार था, तो शायद उसमें कुछ मेरे ख्याल से जो जड़पें हुई आपस में लोगों की, मुस्लिम्स वर्सेस हिंदू, हालांकि होनी नहीं चाहिए। ये त्योहार ना कोई पहली दफा मनाया जा रहा होगा और ना मुसलमान और हिंदू पहली दफा इकट्ठे हुए हैं वहां पे, जी, शायद सैकड़ों या हजार 2000 साल से गालिबन ये रह रहे हैं। ये जी, वीडियो सुनते हैं फिर इसके ऊपर आप अपना जी, कमेंट कीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी।
आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे दिल से एक नागरिक, एक हिंदू, एक महिला, एक ब्राह्मण, एक भारतीय, एक इंसान के मन की बात। मोदी जी 8 साल हो गए, पूरे 8 साल, जब आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब नवरात्रि और रोजों जैसे पवित्र समय में हनुमान मंदिर के बाहर एक गरीब मुसलमान ठेले वाले के सारे तरबूज तहस नहस कर दिए जाते हैं। आपकी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है और आप अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठे रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब यूपी का एक गरीब मासूम चूड़ी वाला तस्लीम सैकड़ों किलोमीटर दूर इंदौर आकर हिंदूवादी भीड़ की हिंसा का शिकार होता है, पिटता भी है, जेल भी जाता है और आप चुप रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब एक कॉमेडियन बिना कोई अपराध किए महीने जेल में सड़ता है तो आपकी जुबान सिल जाती है। बताइए ना, कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास मोदी जी, जब कर्नाटक में देश की बच्चियों को वो नहीं पहनने दिया जाता जो वो पहनना चाहती हैं और आप आंखें मूंदे किए रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब सैकड़ों लुच्चे लफंगों की भीड़ एक अकेली बुर्के वाली लड़की के पीछे दौड़ती है, चिल्लाती है, डराती है और आप बस देखते रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब यति नरसिंहानंद जैसे दर्जनों भगवाधारी खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास मोदी जी, जब टीवी चैनल हल्दीराम की दुकान में घुसकर उर्दू और अरबी में लिखने को मसला बनाते रहते हैं। बताइए कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब आपके ही मंत्री खुलेआम देश के गद्दारों को गोली मारो, नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारे लगाते हैं और आप ऐसे ही दिखाते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, मेरे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, मेरे मन की बात पूरी नहीं हुई है, बताइए ना। सुमित भाई, ये तो मतलब एक लंबी वीडियो है पूरी, हम मेरा ख्याल 4 साढ़े 4 मिनट की है, लेकिन एक एक सवाल मेरे लिए, मैं दूर बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि आप वहां करीब से देखते हैं चीजों को और मतलब ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें बल्कि अभी भी मेरे पास मैं जब देख रहा था बीबीसी ने भी कोट किया है, पाकिस्तान की चले चैनल्स को अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि ये बायस क्योंकि पाकिस्तानी है तो इसलिए हिंदुस्तान की वो चीज उठाएंगे जो एक वीकनेस के तौर पे दिखाई जा सकती है। हालांकि मैं आपको एज इंसान बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट था, जब मैं इतवार वाले दिन एक त्योहार था, ईद है, कोई और त्योहार है, हिंदू की नवरात्रि है या फिर है, दिवाली है या जो भी है, मेरे ख्याल में उसको मतलब जो मना रहे हैं, आप अगर नहीं मनाते, लेकिन किसी को आपस में उलझना सुलझना नहीं चाहिए, या फिर नारेबाजी क्यों, ये सुमित भाई ये शुरू क्यों हुई? पहले ये चीज नहीं थी, अब कुछ अरसे से ये हमें देखने को मिलती है, वरना मैं वही आपसे शुरू में भी कह रहा था कि ना आज हिंदुस्तान बना है, ना मुसलमान और हिंदू वहां पे इकट्ठे रह रहे हैं। ये तो शायद मेरे ख्याल में किसी को याद भी नहीं कि कितने 100 साल हुए कि ये दोनों इकट्ठे रहे। अब क्यों ये चीज हो रही है? और इस खातून के जो सवालात है इसके ऊपर आप अगर अपना पहले कमेंट कर ले, फिर उस इशू पे आ जाए। जी, देखिए फखर भाई, मैं इन खातून को नहीं जानता, ये कोई यहाँ नोन पर्सनैलिटी कोई प्रोमिनेंट है नहीं, और 99.9% ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक लो लेवल वर्कर है जिन्होंने ये पॉलिटिकल बयान दिया। अब मैं कल की आपको बात बताता हूँ, स्मृति ईरानी जी जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्टर, वो एक जहाज से उतर रही थी, तो एक खातून उनका रास्ता रोकती, कहती भाई महंगाई हो गई, ये हो गई, पता लगा वो यूथ कांग्रेस की कहीं की अध्यक्ष है, बाद में फिर वो जो मास्क वास्क हटा तो पता लगा यूथ कांग्रेस वाली। अब ये खातून कहाँ की है ये पता लेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल बयान है। अब एक बात देखिए, अगर कोई छोटी मोटी इंसिडेंट कहीं पे होता है तो आप प्राइम मिनिस्टर पे सीधे सीधे सवाल उठाओ। देखिए, अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता, पर आप ये वीडियो आ गया तो इसलिए जवाब देना पड़ेगा। देखिए 99.9% जगहों पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 99% जगहों पे, 99.9 कहता हूँ जी। 15 एक इंसिडेंट ऐसे हुए, संडे के दिन रामनवमी का दिन था। अब मुझे बताइए, अगर हिंदुओं की रामनवमी जा रही, कोई उस पर पत्थर फेंकेगा, पत्थर फेंकने से दसियों लोग जख्मी है हिंदू, एक की तो शायद डेथ भी होगी, 70 साल का आदमी, तो उसकी वीडियो है तो उसकी डेथ भी होगी, वहां गोली चलती है। अब जेएनयू में वहां फिर प्रॉब्लम होती है, इससे पहले राजस्थान में, और यहाँ सब पे हिंदुओं पे अटैक होता है, वेस्ट बंगाल पे हिंदुओं पे अटैक होता है। और कुछ यहाँ लोग ऐसे हैं कहते भाई मुसलमान बस्तियों से हिंदू की जो नवरात्र है या रामनवमी का प्रोसेशन है जो हर साल रामनवमी पे निकलता है वो मत निकालो।
और जब वो होता है, और फिर क्या होता है, ये एक इंसिडेंट ले लिया उन्होंने जी, एक मुसलमान के खरबूजे तोड़ दिए, वो जो सैकड़ों हिंदू जख्मी हुए, वो जो कुछ मर गए, जिन पे गोली चली, जिनके पंडाल तोड़े गए, जिनके घर जलाए गए, जहां पलायन की स्थिति आ गई। राजस्थान में तो हिंदुओं का पलायन हुआ है। यहाँ तो आपने 3 इंसिडेंट गिना दिए। अगर मैं इंसिडेंट गिनाने लगूं तो मतलब इंसिडेंट तो फखर भाई बहुत है। फिर क्योंकि ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ एक बहुत लंबी लिस्ट है, और ये तो अब फिर ये ऐसे इंसिडेंट चलते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है, आप 5 इंसिडेंट गिना के प्राइम मिनिस्टर पे आप निशाना नहीं सकते। आप पॉलिटिकल एक बयान दे सकते हैं। अगर मैं इंसिडेंट गिनाने लगूं तो एक दिन का प्रोग्राम भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये टिपिकल एक पिटको। और अगर ये कहें, अगर हम ये कहें कि भाई हिजाब वाला मसले पे आते हैं, हिजाब वाला पिटिशन तो खुद रिमूव किया है। जो पिटिशनर्स थे, जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, सुमित जी, मैं हिजाब वाले के ऊपर इसलिए नहीं आ रहा कि हिजाब वाला तो मैंने जितने लोगों से इंक्लूडिंग आपसे, तो वो पॉलिटिकल ही मुझे लगा, सच्ची बात है। मतलब मैं दूर बैठा हूं, लेकिन जब वो आखिर में इलेक्शन हुआ तो फिर ना हिजाब था ना कुछ और चीज थी। अब अमन शांति है और अच्छी बात है। फखर भाई, जो पिटिशनर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, उन्होंने मसला विड्रॉ कर लिया। हाईकोर्ट के जो फैसला आया था, उनमें से एक ऑनरेबल जज थे, वो तो खुद मुसलमान थे, उन्होंने खुद कहा ये प्रैक्टिस नहीं है। और जो जिन बच्चियों की बात हो रही है, उनके आप सोशल मीडिया पे फोटो देखिए। इससे पहले तो उन्होंने कभी हिजाब पहना नहीं। तो मैंने ये भी आपको बोला था, मैंने कहा जैसे इलेक्शन खत्म होगा ये मसला भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छे से ये बात याद है, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो तो बिल्कुल मतलब एक जिसे कहते हैं कि हकीकत में वो इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई चीजें थी। लेकिन नरसिंगा साहब के मतलब स्टेटमेंट उस दिन भी मैंने पढ़ी, और विक्रम सिंह साहब से, जो आप लोगों के मतलब एक्स पुलिस चीफ रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि, मैंने कहा सर, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर सरवाकियात नहीं होते, बेतहाशा होते हैं। मजहब से जुड़े हुए अनफॉर्चुनेटली बड़े दाग हैं हमारे इस सोसाइटी के ऊपर, यकीन करें, शर्मिंदगी है। मैं आपको एज ए जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ द सोसाइटी कहता हूं, जो अभी रिसेंटली मियां चन्नू में हुआ था, शायद 1.5 माह पहले या 2 माह पहले। मैं वो नहीं कहता कि सर यहाँ पे नहीं है, मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो ये चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी, क्यों हो रही है, ये असल मुद्दा है, ये प्रॉब्लम। देखिए फखर भाई, अब देखिए, जब हाँ इतनी बड़ी आबादी हो, एक दो लोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे ये। और सॉरी एक छोटी सा क्वेश्चन, सॉरी, इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं आपको, फिर नहीं रोकूंगा, कि आपने कहा जिन लोगों ने पत्थर मारे, कोई गिरफ्तारी हुई उन्होंने, वो बेशक कोई भी था, अगर उन्होंने मतलब दंगा फसाद करने की कोशिश की है तो उसमें से कोई लोग पकड़ेंगे? जी प्लीज। गिरफ्तारी हुई है। बट देखिए फखर भाई, गिरफ्तारी का विषय नहीं है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो आप पे एक्शन होगा, वो तो नेचुरल है। जी, यहाँ तुरंत एक्शन भी हो जाता है। बट दिक्कत है कि आप उस दिन, भाई देखिए, रमजान चल रहा है, रामनवमी भी चल रही है, भाई आप अपने घर में रहिए, रमजान मनाइए, अपना रोजा रखिए। आपको क्या जरूरत है बाहर आके पत्थर लगाने की? और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। इनका काम होता है फसाद फैलाना, करना, और उसी दिन करना। अब मैं देखिए, पत्थर लगाया आपने, शनिवार को क्यों नहीं लगाया? कुछ पता चला कि कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, पॉलिटिकल कौन सी पार्टी या कोई? अभी देखिए, ये इसका खुलासा होगा जब लोग अरेस्ट हुए तो पता लगेगा। फखर भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आपको पत्थर लगानी है, शनिवार को लगा देते और सोमवार को लगा देते, संडे को नवमी थी, यू कुड हैव डन इट ऑन अ सैटरडे और अ मंडे, व्हाई ओनली संडे? व्हाई ओनली संडे? कि ये आपको क्या करना है, ये आपको तनाव क्रिएट करना। और आज हमारे एक पॉलिटिशियन है जी, दिग्विजय साहब, उन्होंने एक पुरानी फोटो कहीं की लाके बोला ये एमपी की मस्जिद में हो गया। फिर उन्होंने माफी मांगी। सुबह से मैं 3-4 डिबेट इसी विषय पे कर चुका हूँ नेशनल टीवी पे, CNN पे, न्यूज़ एक्स पे, इधर उधर, कि भाई उन्होंने फिर बोला, भाई जब लोगों ने बोला भैया ये तो सालों पुरानी फोटो काहे लगा दी। मुझे वो याद है, नियाजी साहब ने एक बार फोटो लगाई थी, फलस्तीन की बोला ये कश्मीर है, एक दिन बांग्लादेश की बोला ये कश्मीर है। मैं कहा भाई तुम तो वही वाली बात कर रहे हो। फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, कहा अच्छा मुझसे गलती हुई। मैंने कहा भाई साहब, आप सीएम रह चुके जगह के, आपको स्टेट नहीं पता, आपको पता नहीं फोटो की, आपकी इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम है, सब अभी क्या कर रहे हैं कि आग में घी डालने का काम हो रहा है। कल जेएनयू में एक लफड़ा मसला हो गया, मैं आपको बताऊं, जेएनयू में 4 दिन नॉनवेज बनता है, ठीक है जी। कल एक हॉस्टल के बाहर हवन हो रहा था। अब पहली बार वहां रामनवमी का हवन हुआ संडे को। तो ये जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट है, ये आए, बोले नहीं हम हवन नहीं होने देंगे, कह रहा हमें नॉनवेज चाहिए। उन्होंने बोला यार हवन हो रहा तो हवन के दिन नॉनवेज नहीं बनता, आज मत बनाओ। माने नहीं, फिर भी नॉनवेज बना। अब कह रहे हम हड्डियां तुम्हारे हवन कुंड में डाल देंगे, फिर उस पर मसला हो गया। अब उन्हें तकलीफ नॉनवेज से नहीं। अगर मैं बताऊं फखर भाई, हिंदुओं में ऐसे कई सारे त्योहार आते हैं, हर एक में किसी से नॉनवेज नहीं बनता, कोई नहीं खाता। अगर आप 365 दिन में आप नॉनवेज खाते हो, अगर आपने एक मील में नहीं खाया तो कौन सा मतलब हेल विल नॉट ब्रेक लूज।
बट आपको पंगा करना है, आपको लड़ाई करनी है, आपको ये इसको रिलीजियस कलर देना है। ओके आपने किया। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये मोहतरमा कह रही थी अरबिक में लिखा, यहाँ आपको एक और स्टोरी बताऊं। आप मुसलमान है, आप समझते हैं हलाल मीट के लिए यूज होता है ना, हलाल यूज फॉर मीट। यहाँ एक पैरेलल अथॉरिटी बनी है फखर भाई, हजारों करोड़ का रेवेन्यू है, जीएसटी नहीं देते, कुछ नहीं देते। पता है वो क्या करते हैं? अब मुझे बताइए, आटे की बोरी पे हलाल का क्या मतलब, चावल की बोरी पे हलाल का क्या मतलब, तेल की बोतल, सरसों की तेल की बोतल पे हलाल का क्या मतलब? क्योंकि ये तो जमीन से उगने वाली चीज है, और उसके फिर मतलब आप जो भी बना ले, आटा बना ले गंदम से, और वही चावल जमीन पे उगता है, इसी तरह चावल सरसों भी जमीन पे उगता है, उसका आप तेल निकाल लें। अब देखिए, चावल तो चावल है ना, एग्जैक्टली, गेहूं बिल्कुल। गेहूं है, फिर वो अब कहीं किसी भी जमीन पे उगते हैं, वो चावल ही उगेंगे। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। ये हजारों करोड़ का रेवेन्यू आता है इनके पास, कोई जीएसटी नहीं, एक पैरेलल अथॉरिटी इन्होंने खड़ी कर दी कि भाई हर चीज पे हलाल। तो ये जो कह रही थी मोहतरमा, आधी बात कह रही थी, वहां जो हलाल लिखा है इन फूड चेन्स पे, मतलब हल्दीराम में वेजिटेरियन खाना मिलता है, टोटल वेजिटेरियन खाना। तो वेजिटेरियन खाने में हलाल का तो मतलब ही नहीं। देखिए, एग्जैक्टली, एग्री एग्री मुझे थोड़ा एग्री। बहुत इस्लाम समझ लेकिन सर, लेकिन एक सुमित भाई, एक चीज क्योंकि खत्म कर रहा हूं, लेकिन बीच में से क्योंकि आपकी बातों में से ऐसे सवालात मिल रहे हैं कि मतलब अगर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, मैंने वो ये वीडियो पहले देखी थी जिस खातून का ये जिक्र कर रही थी, तो मैंने किसी इंडियन दोस्त के ट्विटर हैंडल पे देखी हुई थी जी कि मतलब हम क्यों कुरेदने की कोशिश करते हैं कि अगर लिखा हुआ, लेट्स सपोज अथॉरिटी है तो लिखा हुआ ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं लिख सकता ये चीज, जो भी लिखा हुआ है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या जो कुछ भी है, जी अगर लिखा हुआ है इन लैंग्वेजेस में, तो क्या मतलब परेशानी क्या है कि वो। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, प्लीज। मैं आपको बताऊं। देखिए, परेशानी सिंपल है। एक फूड एंड FSCAI करके एक अथॉरिटी इंडिया में जो सारे ओके, प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करती है, गवर्नमेंट ऑफ राइट इंडिया की अथॉरिटी है, कुछ भी हो। राइट, हलाल जो होता था, दैट वाज ओनली फॉर मीट एक्सपोर्ट्स टू मिडिल ईस्ट वगैरह, मीट एक्सपोर्ट उसके लिए था। सही, चलिए, यहाँ भी इस्लामिक तो प्रक्रिया से मीट का हलाल डिक्लेयर करना जरूरी है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब एक अथॉरिटी बनी, कुछ लोग साथ आए, बोले नहीं जी, हर चीज पे हम ये लेबल लगाएंगे। ओके, हजारों करोड़ का रेवेन्यू आता है, जीएसटी नहीं थे, एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है। अब मुझे मान लीजिए, आज अगर ये पैरेलल बॉडी खड़ा हुई हलाल की, कल एक बॉडी खड़ा हुई बोलेगा जिसपे स्वास्थ्य या सात्विक नहीं होगा, फिर तो हम ही नहीं मानेंगे। मतलब फिर अगर आप ऐसे पैरेलल अथॉरिटी, फिर जैनों की लॉबी आ जाएगी, फिर एक सरदारों वाली लॉबी आ जाएगी। मतलब फिर आप एक कंट्री के अंदर पैरेलल अथॉरिटियां नहीं खड़ी कर सकते ना। चावल की बोरे पे, आटे के बोरे पे, चीनी के ठेले पे, सरसों की तेल के बोतल पे हलाल का तो मतलब ही नहीं। ये अच्छा सुमित जी, एक चीज छोटी सी, बिल्कुल ये बात आपकी बड़ी मुझे अच्छी लगी, वाकई हकीकत में मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई बात थी कि ये चावलों पे, पाकिस्तान में आटे पे, नहीं मतलब ये वाकई मतलब इट्स अ न्यू थिंग फॉर पाकिस्तान मी, में बिल्कुल सच्ची बात आपको बता दूं, दिल से कह रहा हूं। लेकिन सर एक चीज, हलाल वाली कहानी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान को मैं नहीं बात करता, ना बांग्लादेश की करता हूं सर। जो अरब कंट्रीज हैं, उनके लिए जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप बहुत ज्यादा पिरे हैं, मैं जितने नहीं पिरा कि जितने आप पिरे हैं, तो सर वहां लिखा हुआ होता है, ठीक है, यूरोप के अंदर है, यूके के अंदर है, यूएस के अंदर है, लिखा हुआ होता है। बल्कि मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं सर, इटली में, वेनिस के अंदर, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, और इंडियन रेस्टोरेंट था। यकीन करें, मैं बैठा हूं, मुझे मतलब आई एम मतलब वेजिटेरियन, मुझे सब्जियां पसंद है, ठीक है। जी तो वैसे ही मैंने देखा, तो मैंने पता नहीं चिकन का उससे कहा, तो कहते हैं सर चिकन इज नॉट हलाल। मैं कह यार सब्जी के साथ मैं खाना चाहता, कहते हैं नॉट हलाल। मैं कह यार मुझे वैसे ही सब्जी खाने का और मैनेजर जो थे वहां के, वो इंडियन थे। मैंने कहा यार मुझे तो इस चीज का नहीं पता, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसको लाजमी बात है शक्ल से लगाऊंगा कि यार या तो बांग्लादेश का है, या पाकिस्तान से, या फिर हिंद से है। तो उन्होंने मुझे खुद मतलब कहा कि यार सर दिस इज नॉट हलाल। मैंने कहा यार मुझे सब्जी खिला दे, और भाई, और आपकी सब्जी जो है वो मतलब जाके मुझे 35 यूरो में पड़ती है, और चिकन जो है वो मुझे 10 यूरो में पड़ रहा है। तो मतलब का एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये मुझे उन्होंने ये चीज कही वहां पर, मतलब जी जी। अब फगर भाई, बाहर वेजिटेरियन, मैं भी खुद वेजिटेरियन हूँ, बाहर वेजिटेरियन होना तो बड़ा महंगा सवाल है। अब मैं देखिए, बाहर क्या है, बाहर में हर तरह का ऑयल, जैसे चाइना में या कहीं भी बाय डिफॉल्ट पिग ऑयल यूज होगा। ओके, जहाँ जहाँ साउथ एशिया राइट है, राइट खासकर जहाँ चाइनीज पॉपुलेशन है, आप मान के चलिए वहाँ पिग ऑयल यूज होगा, डेफिनेटली राइट, यूज होगा। ठीक है, दे यूज देयर, दे डोंट यूज सरसों का तेल। इसीलिए मैंने कहा, अगर राइट, वहां हम बोले भाई ये हलाल है या नहीं, इसमें कोई पिग ऑयल तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं डाली आपने, क्योंकि वो हाँ, खाती पिग ऑयल पे। अब देखिए, राइट, हमारे यहाँ सरसों का तेल है भाई साहब, सरसों, पीली सरसों का तेल, चावल, बिल्कुल, खेत से बिल्कुल, निकाला चावल, गेहूं,
अब ये जो चीजें हो रही है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर किसी का दिमाग जाता है हजारों करोड़ खड़ा एक पैरेलल अथॉरिटी, हम भी अपनी खड़ी कर ले। फिर तीसरा बोलेगा हम भी अपनी खड़ी। अगर ऐसी अथॉरिटियां खड़ी होगी, फिर जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कहाँ जाएगी? इकोनॉमी की जंग है ये, नहीं ये इकोनॉमी की जंग है भाई साहब, हजारों करोड़ का ओके रेवेन्यू है। जीएसटी चवन्नी का नहीं। अगर आप सर्विस चला रहे हो तो जी जीएसटी दो ना, रजिस्टर करो ना। मान लीजिए आप और हम मिल गए, हमने कुछ नया शगुफा निकाला और हजारों करोड़ हमारे ओ कहानी चल रही है। बिजनेस आइडिया दूसरे को लगेगा यार मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं भी कुछ ऐसा ही निकाल लूं। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बात मैं नहीं मतलब 25 मिनट से हम ऊपर जा चुके, हालांकि मैंने आपसे कहा भी था कि हम 15 to 18 मिनट करेंगे, लेकिन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी व्यूअर्स, इसलिए मैंने कहा कि सुमित जी से इसको समझे, ये जो हलाल हराम और इस तरह की चीजें। हालांकि एज ए मुस्लिम मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि हमारे यहाँ पिग तो नहीं खाया जाता, लेकिन शराब बड़ी कॉमन है, पी जाती है बहुत ज्यादा। बेशक वो भी हराम है इस्लाम के अंदर, अगर हम बात कर ले तो वो भी हराम है, कोई ऐसा नहीं है। गालिबन दूसरे रिलीजन में भी होगा, लेकिन मुझे इसका पता है कि यहाँ पे हराम है, लेकिन हम वो पीते हैं, ठीक है। और फिर मतलब हज भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन मिलावट भी करते हैं, वो भी हराम है। अगर ये मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। सिनेमा भी हराम है, फिर तो टीवी भी हराम नहीं, मैं कहता हूं कि उस चीजों की तरफ नहीं, जो बड़ी बेसिक चीजें है ना, कि खाने पीने की चीजों में आप मिलावट करते हैं, दो नंबरी करते हैं, वो सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि वो शायद सबसे ज्यादा हार्मफुल है, कि लोगों को आप उसकी उनके सेहतों के साथ, हेल्थ के साथ आप खेलते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। सिनेमा और ये टीवी और ये तो मैं कहता हूं कि ये तो, मैं कहता हूं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक साइड पे करते हैं, लेकिन और पैसे आप कैसे भी कमाते हो, कुछ भी करके एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। और उसी पैसों से फिर सर मतलब 3-3 उम्रे और 4-4 हज आप करते हैं। हाँ, दूध के अंदर वो केमिकल मिलाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि यार ये दूध है, कि मतलब इसमें असल दूध का जायका कहां से आएगा। तो ये सारी अनफॉर्चुनेट फखर भाई, यूरिया से दूध बनता है। सर बिल्कुल है। मेरे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में एक न भैंस है, न बकरी है, न दुम्बा, वो है कोई चीज ऐसी नहीं है जो दूध देती हो। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब दूध वाले को जो है वो 10-10, 20-20 किलो दूध भी दे रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस भी मैंने कुछ एरियाज में देखे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। जिस भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल किसी में भी दो नंबरी, धोखेबाजी ये नहीं अलाउ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।